बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर भावों को प्रस्तुत करता है रायपुर साहित्य उत्सव का गीत। अब हम स्वागत क्रम की ओर बढ़ेंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी के स्वागत के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से ससम्मान अनुरोध करती हूं कि वे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। आपसे अनुरोध है कि स्वागत के इस क्रम में आपकी करतल ध्वनियां मंच के साथ सम्मिलित हो। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्पगुच्छ और गमछा भेंट कर मुख्य अनुरोध करते हैं कि वे मनोज जोशी जी का स्वागत करेंगे। हम श्री शशांक शर्मा जी से, हम श्री पंकज झा जी से भी अनुरोध करते हैं कि वे ससम्मान हमारे मनोज जोशी जी का स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। प्रख्यात अभिनेता एवं रंगकर्मी, आज इसी विनोद कुमार शुक्ल मंडप में संध्या 7 बजे उनके चाणक्य नाटक का मंचन होना है। आप सबसे अनुरोध है कि आप उस कार्यक्रम के भी साक्षी बनेंगे। बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन मान्यवर। आप छत्तीसगढ़ के पहुना हैं और हम आपका स्वागत करते हैं। इस साहित्य उत्सव में जिनका अमूल्य मार्गदर्शन और जिनकी प्रेरणा हमें प्राप्त हुई है, प्रख्यात लेखक
शारदे को नमन करता हूँ। आज बसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मित्रों, हम सब रायपुर साहित्य उत्सव के इस आयोजन में एकत्र हुए हैं। इस उद्घाटन समारोह में हमारे बीच राज्यसभा के उपसभापति श्री हरवंश जी का मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूँ। उन्होंने बहुत सहजता से हमें इस कार्यक्रम में आने की अपनी सहमति दी और वे उपस्थित हुए। मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी यह कल्पना थी कि जब राज्य के 25 वर्ष के उपलक्ष्य में जो आयोजन हो रहे हैं उसमें साहित्य का भी एक आयोजन होना चाहिए, उसकी कल्पना को साकार करने के लिए हम लोगों ने 3 महीने से जो प्रयास किए वह मूर्त रूप आज लेता हुआ हमें दिख रहा है। माननीय जी मुख्यमंत्री जी, आपको धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री मनोज जोशी जी, जिनका शाम को यहाँ पर नाटक का भी मंचन होगा। मैं आपका स्वागत करता हूँ। मुख्यमंत्री जी, आपका स्वागत करता हूँ। हमारे बीच छत्तीसगढ़ शासन के वरिष्ठ मंत्री उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी उपस्थित हैं। मैं भैया आपका भी स्वागत करता हूँ। अरुण भैया बहुत साहित्य हृदय हैं, बहुत लिखने पढ़ने वाले हैं। ऐसे अवसर पे मैं आपका भी स्वागत करता हूँ भैया। हमारे बीच में वर्धा विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी हैं, श्री अनंत विजय जी, डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी, पंकज झा जी। मैं इन सब के साथ पूरे देश भर से आए साहित्यकार, जिन्होंने बहुत सहजता से हमें समय दिया, यह जानते हुए भी कि जनवरी का जो महीना होता है वो पूरे देश में लिट फेस्ट का महीना होता है, पुस्तक मेले का महीना होता है। लेकिन हमने जिन जिन से संपर्क किया, बड़े बड़े लेखक, साहित्यकार, बहुतों के नाम मैं ले सकता हूँ, लेकिन उन लोगों ने जिस सहजता से हमारे इस आयोजन में अपनी स्वीकृति दी, जिस सहजता से वो हमारे बीच पधारे हैं, हमारे प्रदेश के कोने कोने से आए हुए साहित्यकार जो लगातार 3 दिन अपने अलग अलग सत्रों में अपने विचार व्यक्त करेंगे, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, ये जो आयोजन है यह मात्र 3 दिन का हम नहीं मान सकते। इसके पीछे 3 माह का अथक परिश्रम है और इसके पीछे एक कल्पना है कि हम पिछली पीढ़ी को आने वाली पीढ़ी के साथ, साहित्य के साथ कैसे जोड़े। तो इस जो आयोजन है इसका प्रभाव आने वाले समय भी हमको छत्तीसगढ़ में, रायपुर में देखने को मिलेगा। मैं एक बार पुनः आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अभी पुस्तकों के विमोचन का क्रम है। छत्तीसगढ़ अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्ष पर आधारित एक पुस्तिका का हम यहाँ पर विमोचन करेंगे। मैं अनुरोध करती हूँ माननीय अतिथियों से कि वे इस पुस्तक का विमोचन करेंगे। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय विशिष्ट अतिथि महोदय एवं मंचस्थ सभी सम्माननीय अतिथियों से हमारा अनुरोध। हिरण्यगर्भा हमारी छत्तीसगढ़ की यह धरा, जो अपने विकास यात्रा की ओर सतत बढ़ रही है, चतुर्दिक विकास कर रही है, उस पर आधारित हमारी यह पुस्तिका। आपकी तालियां मंच के साथ सम्मिलित हो, करताल ध्वनियों के साथ आप अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। माननीय अतिथियों का बहुत बहुत आभार। अगले क्रम में हम श्री जे नंद कुमार जी को ससम्मान मंच पर आमंत्रित करते हैं। वे प्रज्ञा प्रवाह के राष्ट्रीय संयोजक हैं, प्रखर मनीषी एवं विद्वान हैं। हम ससम्मान आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं। नेशनल सेल्फहुड इन साइंस, उनकी यह पुस्तक का माननीय अतिथियों के द्वारा
संबोधन के क्रम की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे बीच इस उद्घाटन सत्र में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी उपस्थित हैं। प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी हिंदी की प्रख्यात लेखिका हैं। वर्तमान में वे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति हैं। वे साहित्य अकादमी की उपाध्यक्ष भी हैं। साहित्य भूषण सम्मान, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार और साहित्य श्री से सम्मानित प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी को हम ससम्मान उद्बोधन हेतु आमंत्रित करते हैं। समृद्ध मंच और इस सभागार में उपस्थित विद्वत मित्रों, जय जोहार। अमृतकाल में गणतंत्र आज उद्घाटन सत्र का ये विषय है। हम अमृतकाल के शुरुआती चरण में हैं और अमृतकाल का ये जो शुरुआती चरण है वो ये सिद्ध कर चुका है कि मौजूदा नेतृत्व देश की आज़ादी के शताब्दी वर्ष को स्वर्णिम शताब्दी बनाने के लिए किस तरह कृत संकल्प है। परिवर्तन की राह पर हम नए भारत के निर्माण की ओर अग्रसर हैं। हम अपनी आंखों में उन्नत भारत, उज्जवल भारत का भविष्य संजोए हुए हैं और मौजूदा नेतृत्व के जो सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, मानवीय और राष्ट्रीय सरोकार हैं, उनके चलते हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से राष्ट्रहित में, देश के नागरिकों के हित में, वंचित पीड़ितों के हित में, महिलाओं के हित में बड़ी सुनियोजित व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अमृतकाल में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना, स्वदेशी का संकल्प, अपनी मिट्टी, अपनी फसलों, अपने किसानों से प्रत्यक्ष संवाद का एक ठोस उपक्रम है जो सही मायने में भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। हम 2 दिनों के बाद भारत की 77वीं गणतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं, समारोह मनाएंगे। विकसित भारत का लक्ष्य और साथ में भारत के स्व को रूपायित करने का संकल्प। अभी छत्तीसगढ़ में आयोजित इस साहित्य उत्सव का जो गीत लिखा गया था उसमें संस्कार की बात आई थी, सांस्कृतिक बोध की बात आई थी। तो भारत का जो स्व है वो कैसे गढ़ा जाता है, कैसे वो एक व्यक्ति के मन में रूपायित हो जाता है, इसके लिए साहित्य से हूँ और साहित्य उत्सव का उद्घाटन है तो साहित्य से ही एक बहुत सुंदर सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। हिंदी के विख्यात रचनाकार हैं निर्मल वर्मा। तो निर्मल वर्मा ने एक छोटी सी घटना का अपने जीवन की छोटी सी घटना का जिक्र किया है और उस घटना के माध्यम से बताया है कि वो छोटी सी घटना उनके जीवन में कैसे उनके भीतर राष्ट्रीय दायित्व की निर्मिति का आधार बन गई थी और कैसे उस छोटी सी घटना ने उन्हें अपने प्रकृति से, अपने परिवेश से और भारतीयता से जोड़ दिया था, देश से जोड़ दिया था। बड़ी साधारण सी घटना है, आप सब उसको देखते होंगे कभी ना कभी। एक बार निर्मल वर्मा आप माँ के साथ ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और ट्रेन जो है पुल के ऊपर से गुजर रही थी। तो वो निर्मल वर्मा सो रहे थे, बच्चे थे, उनकी माँ ने उन्हें झंझोड़ कर जगाया और उनकी हथेली पर कुछ पैसे रखे और कहा कि इसको नदी में फेंक दो। निर्मल वर्मा ये कहते हैं कि ये नदी में पैसे फेंकने की घटना कैसे उनके जीवन को दिशा देने का एक माध्यम बन जाती है, उन्हीं के शब्दों में बताना चाहूंगी। वो कहते हैं कि रेत, पुल के सामने रेत के ऊपर डूबता हुआ सूरज, एक अनाम नदी,
कैसे ये एक व्यक्ति के भीतर एक पवित्रता का गौरव और आध्यात्मिक संवेदना ग्रहण कर लेते हैं। और पत्थर, नदी और पहाड़, पत्थर, नदी और पहाड़ अपने आप में पवित्रता का गौरव, एक धार्मिक संवेदना। फिर वो आगे लिखते हैं कि क्या ये महान संयोग है कि हमारे यहाँ प्रकृति के परिवेश ने देशभक्ति की उस भावना को जन्म दिया है जो राष्ट्र की सेकुलर और संकीर्ण अवधारणा से बिल्कुल भिन्न थी। तो ये प्रकृति से जुड़ना है, लोक से जुड़ना है, संस्कृति से जुड़ना है, और ये सब आपके स्व को रूपायित करते हैं। जब हम अमृतकाल में गणतंत्र की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने स्व को ढूंढ रहे हैं। अमृतकाल में लिए गए जो 5 प्रण हैं, जो विकसित भारत का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उसमें अपने सांस्कृतिक बोध से, अपने आत्मबोध से, अपने इतिहास बोध से जुड़ने का उपक्रम है। हमारा स्व, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे स्व को रूपायित करती हैं? हमारा आत्मबोध, हमारा इतिहास बोध, प्रकृति और लोक को लेकर के जो हमारी आस्थाएं हैं, हमारी कलाओं में, हमारे साहित्य में जो राष्ट्र की अवधारणा है, ये सब आपके स्व को रूपायित करती हैं। जब देश स्वाधीनता आंदोलन का युद्ध लड़ रहा था, उस समय आप सब जानते हैं कि सांस्कृतिक बोध को जगाने की जरूरत पड़ी। लेकिन उस सांस्कृतिक बोध को जिस तरह से जगाया गया, अगर आप उसे देखें तो आप ये पाएंगे कि स्वाधीनता आंदोलन में, स्वतंत्रता की आकांक्षा में जो शब्द संघर्ष के स्वरूप को गढ़ रहे थे, जो शब्द संघर्ष की बलवती आकांक्षा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के भीतर पैदा कर रहे थे, वो स्व की चेतना की जीवंत अभिव्यक्ति थे। वो बीज शब्द क्या थे? वो बीज शब्द थे स्वदेश, स्वराज, आत्मबोध, आत्मशक्ति का अखंड ज्ञान, आत्म बलिदान का पवित्र बल और आत्माभिमान का प्रचंड बोध, जिसका मूल था स्वराज। और इसलिए तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं ने स्वभाषा, स्वदेश, स्वदेशी का शंखनाद किया। लेकिन विडंबना ये हुई कि आज़ाद भारत में हम जब आज़ाद हुए तो जिस तरह से स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेज़ों ने हमारे भारतीय ढांचे में हस्तक्षेप किया था, हमने उसी व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश की, उसको तोड़ने की कोशिश नहीं की। हम आज़ाद भारत में भी अपनी परंपराओं से, अपने इतिहास बोध से, अपनी स्मृतियों से वो जुड़ाव महसूस नहीं कर पाए जो हमारे अपने संस्कार होने चाहिए थे। लेकिन अमृतकाल के गणतंत्र ने अब रास्ता तैयार कर दिया है कि आप औपनिवेशिक गुलामी के हर दंश से मुक्त हों, आप अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करें और आपके स्व को, भारत के स्वभाव को, भारत के सांस्कृतिक बोध को जो भी रूपायित करता है, उसका आप अर्चन करें, उसका आप वंदन करें। और हमारा भारतीय साहित्य, हमारी भारतीय भाषाएं यही करती आई हैं। हमारे भारत के जीवन दर्शन में समरसता का, एकात्मकता का जो सूत्र है, हमारे भारतीय भाषाओं के रचनाकार, साहित्यकार उन्हीं सूत्रों से एक पाठक की नैतिक संवेदना को जागृत करते हैं, उनके विवेक को जगाते हैं कि आप यहाँ पर गलत हैं, आप यहाँ सही हैं। वो हमारे सांस्कृतिक बोध को उद्भासित करते हैं, उस सांस्कृतिक बोध को जो हमारे लोक से, हमारी प्रकृति से, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। मुझे 5 मिनट का वक्त दिया गया था, समाप्त हो रहा है, तो अपनी बात बहुत संक्षेप में विस्तार नहीं दूंगी, यहीं पर ख़त्म करूंगी 2 बातें कह करके। मुझे लगता है कि आज बहुत ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने स्वत्व का संरक्षण करें। हमारे जो सनातन संस्कार हैं, हमारे जो सनातन स्रोत हैं, उनको हम पहचानें। हम सब जो लेखक हैं, जो रचनाकार हैं, वो सनातन, हमारा जो भारतीय सनातन है, भारतीय सनातन संस्कृति है, भारतीय सनातन अस्मिता है, हम उसके व्याख्याकार के रूप में सामने आए।
हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत मानवीय संस्कृति की टकसाल है। इसीलिए हमारे हिंदी के विख्यात रचनाकार अज्ञे ने भारतीयता को मानवीयता की नाक का बेसर कहा था। तो उन्नत भारत और उज्जवल भारत की दिशा में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें अपनी जातीय पड़ताल को मजबूत करना होगा। हमें जो भी हम सृजनात्मक कर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी शक्ति यही बनेगी कि हम अपनी सांस्कृतिक बोध को उद्भासित करें, अपने इतिहास बोध से, स्मृति बोध से अपनी युवा पीढ़ी को हम जोड़ें और सत्यम शिवम सुंदरम के नैतिक प्रतिमानों से छन करके अपनी कला का अर्जन और सृजन करें। किसी कवि के इन शब्दों से मैं अपनी बात समाप्त कर रही हूँ। इस बात को ध्यान रखें कि कला खाली आकाश में प्रकाश भरना है। कला खाली आकाश में प्रकाश भरना है। 7 रंगों की परिधि के बाहर, 7 रंगों की परिधि के बाहर उस भूमि की तलाश है जहां रोशनियां अपने सत्य को सौंदर्य के नए शिव रूपों में जन्म देती हैं। बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद माननीय, आपने महत्वपूर्ण तत्वों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया। मुझे हजारी प्रसाद द्विवेदी याद आ रहे हैं, जिन्होंने लिखा कि भारतीय संस्कृति हजारों वर्षों की और सहस्त्रों योजन देश की विशाल संस्कृति है। यह किसी चिर नवीन प्रेरणा से संचालित है। उसके मस्तिष्क में सहस्त्रों वर्षों का अनुभव है, लेकिन थकान नहीं है। उसकी आंखों में अनादि तेज झलक रहा है, पर आलस्य नहीं है। हमारी संस्कृति अपूर्व शक्ति और अनंत धैर्य को अपने वक्ष स्थल पर धारण किए हुए हैं। हम उसी संस्कृति के संवाहक हैं। यह बोध हम में जागृत रहे और यह बोध हम में जागृत करने वाले राष्ट्र नायकों का हम स्मरण करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित सहज, सरल और विद्वत माननीय उप मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन श्री अरुण साव जी से हम ससम्मान अनुरोध करते हैं कि आपका शुभाशीर्वचन हमें प्राप्त हो। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। रायपुर साहित्य उत्सव का ये पवित्र शुभारंभ का अवसर, और ऐसे पवित्र अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हमारे राज्यसभा के बहुत ही काबिल उपसभापति माननीय हरिवंश जी, हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री और आज के इस समारोह के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदेव साय जी, मंच में विराजमान महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की विद्वान कुलपति आदरणीय डॉक्टर कुमुद शर्मा जी, प्रख्यात रंगकर्मी अभिनेता आदरणीय मनोज जोशी जी, लेखक एवं विचारक आदरणीय अनंत विजय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार आदरणीय पंकज झा जी, छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष आदरणीय शशांक शर्मा जी, आदरणीय सुशील त्रिवेदी जी, आदरणीय संजीव सिन्हा जी, जयमती कश्यप जी, देश भर से आए हुए साहित्य के साधकगण, विशिष्ट जन, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। रायपुर साहित्य उत्सव का ये कितना बड़ा संयोग है, कितना अद्भुत संयोग है कि माता सबरी की ये धरती, माता कौशल्या की ये धरती, छत्तीसगढ़ महतारी की ये धरती, भगवान राम का ननिहाल, छत्तीसगढ़ राज्य का रजत जयंती वर्ष और
बसंत पंचमी के पावन अवसर पर ये जो साहित्य उत्सव हो रहा है, ये किसी महाकुंभ से कम नहीं है, किसी बड़े अनुष्ठान से कम नहीं है। ऐसे पावन अवसर पर मैं आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साहित्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ महतारी की कोरा से बड़े बड़े साहित्यकार पैदा हुए हैं और ये रायपुर में जो साहित्य उत्सव हो रहा है, अपने उन पूर्वजों के, अपने उन पुरखों को स्मरण करते हुए एक बार फिर साहित्य के जनसंपर्क विभाग के सचिव रोहित यादव जी, सीपीआर रवि मित्तल जी, रायपुर के कलेक्टर गौरव सिंह और इस साहित्य उत्सव में और इस शुभारंभ के अवसर पर पूरे देश और प्रदेश के प्रख्यात साहित्यकार, विचारक, लेखक और सभी साहित्य प्रेमी बंधुओं, मीडिया के मित्रों, मैं आप सबका सबसे पहले प्रभु श्री राम के ननिहाल रायपुर, छत्तीसगढ़ रायपुर की इस धरती में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं विशेष रूप से आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री हरिवंश जी का पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से उनका अभिनंदन करते हैं। उन्होंने अपने कीमती समय निकालकर आज हम लोगों के बीच में पधारे हैं। हम सब लोग आपको सुनने के लिए लालायित हैं। ये 3 दिनों तक रायपुर साहित्य उत्सव 2026 के रूप में साहित्य का महाकुंभ सजेगा। इस उत्सव में भाग लेने प्रदेश एवं देश के विभिन्न राज्यों से 120 ख्याति प्राप्त साहित्यकार हिस्सा लेंगे। आयोजन के दौरान कुल 42 साहित्य सत्रों का आयोजन होगा, जिसमें समकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विषयों पर गहन विमर्श किया जाएगा। यह गणतंत्र का अमृत काल भी है और हमारे राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष भी है। मैं आप सब लोगों को उसकी भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। यह उत्सव का समय है। लगातार हम लोग अपने प्रदेश में उत्सव मना रहे हैं और 1 तारीख जो स्थापना दिवस था हमारे प्रदेश का, उस दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम लोगों के बीच में विराजमान थे। उनके कर कमलों से हमारे प्रदेश के नवनिर्मित विधानसभा भवन का भी लोकार्पण हुआ और एक जो बहुत अच्छा ट्राइबल म्यूजियम का निर्माण हम लोगों ने किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के जनजाति समाज के जो 14 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, उनके क्रांति को सचित्र उसमें वर्णन किया गया है। डिजिटल है। मेरा आग्रह भी होगा कि समय मिले तो जरूर नजदीक में है उसका अवलोकन करने का कष्ट करेंगे। आज के इस सत्र में गणतंत्र के अमृतकाल विषय पर संबोधन डॉक्टर शर्मा जी के द्वारा हुआ, हम सब लोग सुने। हमारी आज़ादी की लड़ाई भी समुद्र मंथन की तरह थी। जैसे समुद्र मंथन की कथा में विष भी निकला और अमृत भी, इसी तरह हमारी आज़ादी की लड़ाई में विष भी आया और यह विष हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने पिया और आज़ादी का अमृत आने वाली पीढ़ियों को दिया। आज हम आज़ाद माहौल में गणतांत्रिक देश में रह रहे हैं। उसके पीछे हमारे स्वाधीनता सेनानियों की बड़ी भूमिका है, उनका हम नमन करते हैं। हमारे स्वाधीनता सेनानी लेखक भी थे, पत्रकार भी और वकील भी। माखनलाल चतुर्वेदी जी को लें, उन्होंने बिलासपुर जेल में हुस की अभिलाषा लिखी। मातृभूमि के लिए लिखी गई सुंदर रचना ने लाखों लोगों को राष्ट्र के लिए बलिदान हेतु प्रेरित किया। माधवराव सप्रे जी को लें, यह कहना कठिन है कि उनका स्वतंत्रता संग्राम में योगदान अधिक था अथवा हिंदी साहित्य में।
ज़्यादा योगदान था। उनके द्वारा लिखी गई एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी को ले इतिहास के नायकों को अपनी लेखनी में जगह देकर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा दी। उस दौर में हिंदी की सबसे यशस्वी पत्रिका थी सरस्वती। सरस्वती में छपना किसी भी साहित्यकार के लिए गौरव की बात होती थी। पद्मलाल पुनालाल बख्शी जी को इसके संपादन की जिम्मेदारी मिली थी, जो बड़ी उपलब्धि है। हमें इस बात की भी खुशी है कि हमने अपने साहित्यकारों की स्मृतियों को संजोकर रखा है। जब भाजपा सरकार थी उस वक्त राजगांव में त्रिवेणी संग्रहालय तैयार किया गया है। यह संग्रहालय उसी भवन में बनाया गया जहां मुक्तिबोध जी ने अपना कालजयी साहित्य की रचना की थी। मुक्तिबोध जी के अलावा यहाँ बख्शी जी और बलदेव प्रसाद मिश्र जी की स्मृतियाँ सहेज कर रखी गई हैं। भाजपा सरकार में भी हमने साहित्य उत्सव का भव्य आयोजन किया था और इसी तरह से प्रदेश के और देश भर के साहित्यकारों को आमंत्रित किया था। इस बार भी हमने 3 दिवसीय आयोजन किया है। आज मैं जिस मंडप से आप सब लोगों से मुखातिब हो रहा हूं, ये स्वर्गीय विनोद कुमार शुक्ल जी को समर्पित है। हमारा रायपुर और राजनांदगांव कई कारणों से विख्यात है और इसकी पहचान में विनोद कुमार शुक्ल जी भी जुड़े हुए हैं। दुनिया भर के साहित्य प्रेमी रायपुर को विनोद कुमार शुक्ल जी की वजह से मानते हैं, जानते हैं, क्योंकि उनकी सृजन भूमि रही है। अनेक बार शुक्ल जी से मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। वे सरल सहज व्यक्तित्व के धनी थे। इतने बड़े लेखक होने के बावजूद विनम्रता उनमें कूट कूट कर भरी थी। छत्तीसगढ़ की संस्कृति के प्रति, छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रति उनमें गहरा अनुराग था। एक मंडप हमने श्यामलाल चतुर्वेदी जी के नाम पर रखा है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति को लेकर उनका काम विशिष्ट है। एक मंडप हमने लाला जगदलपुरी के नाम पर रखा है। जो भी उनसे मिलता था वो वही कहता था कि मैंने एक ऋषि से मुलाकात की है। बस्तर की संस्कृति को सहेजने, यहाँ के लोकगीतों को देश दुनिया के पटल पर रखने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। अनिरुद्ध नीरव जी ने अपने नवगीतों के माध्यम से एक जादू सा कायम किया। नीरव जी के नाम पर भी एक मंडप हमने इस परिसर में रखा है। रायपुर साहित्य उत्सव में हमने एक कार्यक्रम हमारे श्रद्धेय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में भी रखा है, कापाठ भी रखा है। अभी हमने अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया है। वे हमारे राज्य के निर्माता भी हैं। उन्होंने हम लोगों को छत्तीसगढ़ राज्य बना के दिया है। उनको भी हम नमन करते हैं और हर वर्ष उनकी जयंती को हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं और काव्य पाठ भी कराते हैं। अटल जी ने अपनी राजनीति से देश को योगदान दिया ही, अपने कविताओं से भी करोड़ों लोगों को उन्होंने प्रेरणा दी। उनकी कविता हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, न जाने कितने लोगों को प्रेरणा दी। वे कवि हृदय थे। उनकी संवेदनशीलता ने उनकी राजनीतिक सोच को भी गढ़ा और इसका असर उनके निर्णयों में भी दिखता था। जब अमृतकाल में गणतंत्र की बात आती है तो हमें हमारे साहित्यकार भी याद आते हैं, जिन्होंने लोकतंत्र सेनानियों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए इमरजेंसी का भी विरोध किया था। उस दौर में दुष्यंत कुमार ने लिखा, एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। यह बात उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी के लिए लिखी थी। उनके गजल इमरजेंसी के विरोध के प्रतीक बन गए थे। यह कविता की ताकत है। कविता अन्याय का प्रतिरोध हमेशा करना सिखाती है। आज जिस तरह से अनेक साहित्य प्रेमी रायपुर साहित्य उत्सव के सुंदर आयोजन में जुटे हैं, जिनमें युवा पीढ़ी
के लोग भी काफी संख्या में नजर आ रहे हैं, तब महसूस होता है कि प्रदेश में साहित्य का वातावरण कितना उजला है। मुझे विश्वास है कि 3 दिन तक चलने वाला यह आयोजन एक मील की पत्थर की तरह होगा, जिसे वर्षों तक याद किया जाएगा। मैं इस मौके पर और ज़्यादा नहीं कहते हुए फिर से एक बार पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से आज के मुख्य अतिथि श्री हरिवंश जी को, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आज यहाँ पधारे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए और इस अवसर पर हमारे प्रदेश के एक हास्य कवि बहुत प्रख्यात हुए सुरेंद्र दुबे जी, उनको भी मैं इस अवसर पर याद करता हूं, उनको भी नमन करता हूं और एक बार पूरे देश और प्रदेश से आए सभी साहित्यकारों का, साहित्य प्रेमियों का, सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। निश्चित रूप से यह साहित्य उत्सव का कार्यक्रम हम अपने साहित्यिक पुरखों को नमन कर रहे हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं और उनके अवदानों से प्रेरणा प्राप्त कर सार्थक भविष्य की ओर उन्मुख हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में जिस जनजातीय संग्रहालय का उल्लेख किया, मुझे आपसे यह साझा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी 2026 पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जनजातीय संग्रहालय पर केंद्रित यह झांकी पूरे देश के सामने प्रस्तुत की जाएगी। छत्तीसगढ़ की गौरव गाथा का उज्जवल चित्र कर्तव्य पथ पर बिखरेगा। पुस्तक विमोचन का जो क्रम था, उसमें एक क्रम हमारा और है। हम जानते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का यह विश्वास है, उनका यह लक्ष्य है कि जो विकास की धारा में पीछे छूट गए हैं, किन्हीं कारणों से मार्ग भटक गए हैं, उन्हें मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाए। इस ओर सुंदर प्रयास छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है, संकल्पबद्ध प्रयास कर रही है। वाम से और लाल आतंक से लड़ने का पूरा प्रयास और जो समर्पण कर रहे हैं, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के एक प्रमुख लेखक श्री राजीव रंजन प्रसाद जी हैं, जिन्होंने बस्तर पर असंख्य पुस्तकें लिखी हैं, जो जनजाति समुदाय का चित्रण करते हैं। उनकी ही एक किताब है तेरा राज नहीं आएगा रे। यह 100 से अधिक आत्मसमर्पित नक्सलियों के साक्षात्कार पर आधारित है। किताब प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित हो रही है। इसके पोस्टर का माननीय अतिथिगण विमोचन करेंगे। हम माननीय अतिथियों से सविनय अनुरोध करते हैं कि राजीव रंजन